हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल चाणक्य कोचिंग क्लासेस रतनगढ़ में। आज हम कक्षा 8 की गणित के लिए प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये प्रश्नावली अपनी नए सिलेबस के अनुसार होने वाली है। तो तीसरी प्रश्नावली से संबंधित जो इंट्रोडक्शन पार्ट था यानी परिचय वाला बेसिक कंसेप्ट जो हमने वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही समझा दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो हमारा नहीं देखा है, इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले एक बार आपसे आग्रह रहेगा कि आप उस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट का वीडियो ज़रूर देख लें। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ये हमारे पास आकृतियाँ दी गई है कुछ, और इनको हमें देखकर इनका वर्गीकरण करना है कि इनमें से जो कौन सा साधारण वक्र है, कौन सा साधारण बंद वक्र है, और कौन सा बहुभुज है, कौन सा उत्तल बहुभुज है और कौन सा अवतल बहुभुज है। स्टूडेंट्स, अपना जो इंट्रोडक्शन पार्ट आया था वीडियो का, उसमें हमने इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं साधारण वक्र की। ऐसा वक्र जो एक समतल पे बनाया गया जो वक्र होता है वो क्या कहलाता है? साधारण वक्र कहलाता है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से साधारण वक्र हो जाएंगे, उसके लिए हम पहले ये चेक करेंगे कि इन आकृतियों में से कौन कौन सी साधारण वक्र की श्रेणी में आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साधारण वक्र के बारे में बात करते हैं। किसी भी समतल सतह पर जो वक्र बनाया जाता है उसको हम साधारण वक्र कहते हैं। और वक्र में रेखाखंड भी हो सकते हैं और इस प्रकार की टेढ़ी लाइनें या किसी प्रकार की लाइनें हो सकती है। तो सबसे पहले देखो, ये एक प्रकार का क्या है? साधारण वक्र है। तो पहली जो आकृति है वो क्या हो जाएगी? साधारण वक्र की श्रेणी में आ जाएगी। ये दूसरी आकृति है, ये भी क्या आ जाएगी? हमारे पास एक साधारण वक्र की श्रेणी में आ जाएगी। अब ये तीसरी आकृति है। देखो, वक्र में क्या होता है कि उसको हम आकृति को बिना पेन उठाए बना सकते हैं। जैसे इसको मैं बिना पेन उठाए बना सकता हूँ, इस आकृति को बना सकता हूँ, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा। एक तो कहीं क्रॉस नहीं करनी चाहिए वापस, और दूसरा पेन उठना नहीं चाहिए। तो ये तीसरी आकृति बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेन उठाना पड़ेगा। तो ये साधारण वक्र नहीं होगा। चौथी आकृति में देखो, पेन इसमें क्या होगा? 2 बार उठाना पड़ेगा। या क्रॉस हो रहा है ऐसा मान लो, तो क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये साधारण वक्र नहीं है। इसमें पांचवे के बारे में समझते हैं। तो ये जो पांचवा है ना, इसमें भी देखो एक प्रकार का हमारे पास क्या है? साधारण वक्र ही है, क्योंकि इसमें बिना पेन उठाए हमने बनाया है और कहीं भी जो रेखाएं काट नहीं रही है। उसके बाद इसको भी देखो हम बिना पेन उठाए आसानी से बना सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? कि साधारण वक्र हो गया। और ये भी क्या हो जाएगा? एक प्रकार का साधारण वक्र हो जाएगा। तो ये जो छठी आकृति है वो भी हमारे पास किसकी हो जाएगी? साधारण वक्र की हो जाएगी। और इस आकृति में भी देख पा रहे हैं कि इसको बिना पेंसिल या पेन उठाए हम इसको बना सकते हैं आसानी से। तो ये आकृति हमारे पास क्या हो जाएगी? एक के साधारण वक्र की हो जाएगी। अब देखो, इसको हमें यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा बनाने के लिए। तो हमारे पास ये क्या नहीं है? एक प्रकार का साधारण वक्र नहीं है। फिर आता है साधारण बंद वक्र। अब बंद का मतलब क्या हो गया? साधारण वक्र तो ये हैं इनमें से, अब इनमें से बंद और छांटने हैं। तो देखो, ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ये तो है ही नहीं। तो ये जो साधारण वक्र है ना, इन्हीं में से हमें अब देखना पड़ेगा कि इनमें से बंद वक्र कौन सा है। तो पहला ये भी बंद है, दूसरा है ये भी बंद है, ये जो पांचवा है ये भी क्या है? बंद है, छठा है ये भी बंद है, और सातवां भी क्या है? वो एक प्रकार से बंद है। तो जो साधारण वक्र है ना, वो क्या हो गए? साधारण बंद वक्र हो गए। तो हम क्या करेंगे? ये यहाँ पे ऐसा कैसा लिख देंगे। तो हमारे पास कौन सी आकृति? पहली, दूसरी, पांचवी, छठी और सातवीं, ये साधारण बंद वक्र की श्रेणी में जो आती है। उसके बाद करते हैं बहुभुज के बारे में। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि बहुभुज क्या होता है कि एक प्रकार का समतल सतह पर बनाया गया जो वक्र होता है ना, वो बहुभुज होता है। लेकिन इस बहुभुज में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होते हैं? रेखाखंड से बना हुआ होता है। तो हमें इस बार छांटना है कि इनमें से कौन सी आकृति सिर्फ रेखाखंडों से बनी हुई है।
जैसे आकृति 1 है तो इसमें सभी क्या है, रेखाखंड है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं है। तो जो आकृति पहली है वो क्या होगी, अपने पास एक बहुभुज हो जाएगा। जो आकृति दूसरी वाली है ये भी एक प्रकार से किससे बनी हुई है, रेखाखंडों से बनी हुई है, तो ये भी हमारे पास बहुभुज बन जाएगा। वास्तव में बहुभुज की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति या रेखाखंडों से घिरा हुआ जो बंद समतल वक्र होता है ना, या साधारण वक्र कहते हैं उसको, वही क्या होता है, बहुभुज होता है। इसमें रेखाखंड है ही नहीं और ये भी एक प्रकार का बहुभुज नहीं होगा। तो हमारे पास कौन कौन से इसमें जो है बहुभुज की श्रेणी में आते हैं, एक तो पहला आ जाएगा और एक आ जाएगा इसमें, दूसरा आ जाएगा और एक आ जाएगा इसमें। ये देखो इसमें भी क्या है कि बहुत सारी भुजाएं आ रही है, तो ये भी एक प्रकार से क्या बन गया, बहुभुज बन गया। लेकिन अब इसमें देखो ये बाहर की तरफ कौन बन रहे हैं और एक दूसरे से में काट रहे हैं ना, तो इसको हम बहुभुज की जो है कैटेगरी में नहीं गिनेंगे। फिर बात करते हैं उत्तल बहुभुज की। तो ऐसा बहुभुज जिसमें क्या होता है कि सभी के सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। तो 180 से कम होने वाले देखो इसमें देखेंगे, इसमें सभी कोण क्या है, 180 से कम है। तो जो आकृति जो अपनी दूसरी वाली है वह क्या हो जाएगा, उत्तल बहुभुज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो है उसमें सब कुछ बताया हुआ है, तो उसमें जाके आप आसानी से इसमें समझ सकते हो। अब बात करते हैं अवतल बहुभुज की। तो ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण है 180 डिग्री से बड़ा होता है, तो वह कहलाता है अवतल बहुभुज। तो हम देख पा रहे हैं जो अंदर वाला कोण है ना इसका, आकृति 1 में ये 180 से बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सीधी लाइन होती है 180 की, तो ये सीधी से भी ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये 180 डिग्री का है। तो आकृति जो अपने पास 1 है वह क्या हो जाएगी, अवतल बहुभुज की है। तो इस प्रकार ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसी में जो दूसरा क्वेश्चन, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हो। तो ये हमें किसका पूछा गया है, समबहुभुज के बारे में। तो समबहुभुज में क्या होता है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे हम कहते हैं समबहुभुज। तो देखिए 3 भुजाएं, हम जानते हैं 3 भुजाएं किस में होती है, त्रिभुज में। लेकिन त्रिभुज में क्या होना चाहिए, तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए। और एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो 3 भुजाएं वाले समबाहुभुज को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद में 4 भुजाएं, जिसमें 4 भुजाएं समान होती है, उस आकृति को हम कहते हैं वर्ग कहेंगे। और 6 भुजाएं, 6 का मतलब होता है 60 और समान का मतलब क्या होता है, सम। तो सम षटभुज, जिसमें सभी 6 की 6 भुजाएं क्या होती है, समान होती है, उसको हम सम षट बहुभुज कहते हैं। अब प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें एक प्रकार का बहुभुज दिया गया है जिसमें 1, 2, 3 भुजाएं हैं और इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैंने आपको जब कोई इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था उसमें ये एक बात बताई थी कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। बाह्य कोण कह सकते हैं या फिर बहिष्कोण कह सकते हैं। तो ये और ये और ये, इसमें 3 जो है बाह्य कोण बन रहे हैं। तो इन सभी तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। तो हम लिख सकते हैं चूँकि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज होता है उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी बाह्य कोणों को ऐड करेंगे। तो x
प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री बराबर इन सभी का योग कितना होगा 360। एक्स ऐसा कैसा आ जाएगा 125 और 125 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 250 डिग्री और बराबर में 360। हमें चाहिए एक्स का मान, तो ये प्लस में पक्षांतरण करते किस में आ जाएगा माइनस में, तो 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो एक्स बराबर आ जाएगा 360 में से जब हम 250 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब पहले का ही बी देखते हैं, इसमें भी हमें इस एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है और यहाँ पर भी इसमें बाह्य कोण दिया है, लेकिन ये बाह्य कोण नहीं दिया गया बाहर वाला। तो देखो ये अंदर कोण बना हुआ है 90 डिग्री का, तो बाहर भी कितने का बनेगा 90 का बनेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक सरल रेखा है और सरल रेखा के अंदर और बाहर ये दोनों जो कोण बनते हैं ये रेखिक कोण युग में बनते हैं। तो ये कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा। अगर अंदर 90 का बन रहा है तो बाहर भी कितने का बनेगा 90 का। क्यों? क्योंकि अंतःकोण और बाह्य कोण इन दोनों का योग क्या होता है 180 होता है। ये होते हैं रेखिक कोण युग। तो अंदर वाला हमें दिया हुआ था, इससे हम बाहर वाला भी कितने का आ जाएगा 90 का आ जाएगा। अब देखो सभी बाह्य कोण हमारे पास आ चुके हैं। जैसा हमने इसका ए पार्ट किया था उसी तरीके से ये हमें करना है। तो इसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो सबसे पहले x प्लस ये 90 प्लस 60 प्लस ये भी 90 प्लस ये हो गया कितना 70 और इन सभी का योग होता है 360। कोई भी बहुभुज की आकृति लेते हैं उसके सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360। x का मान हमें निकालना है तो इनको जोड़ देंगे। देखो 90 और 90 180 और 180 और 70 250 250 और ये हो गए 60 310। हमें x की वैल्यू चाहिए, प्लस में है इधर आते आ जाएगा माइनस में, तो 360 माइनस 310 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। तो हमारे पास एक सूत्र होता है कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण वो होता है 360 बटे n, और जहाँ पर n क्या है भुजाओं की संख्या। तो 360 बट्टे में लिखेंगे n का मान कितना हो गया 9 और ये आ जाएगा 40 डिग्री। यानी एक ऐसा समबाहुभुज जिसमें 9 भुजाएं होती है उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। और इसी प्रकार जिसमें 15 भुजाएं हैं तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रत्येक बाह्य कोण। क्या सूत्र होता है? ये सिर्फ किस में लगता है समबाहुभुज में जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं समान। सभी अंतःकोण समान होंगे और सभी बाह्य कोण भी क्या होंगे समान होंगे। तो समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण के लिए सूत्र होता है 360 बटे n, जहाँ पर n है भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे 360 बटे n आ जाएगा और n का मान दे रखा है हमें 15। तो 15 दूनी 30 और 15 चौके 60 यानी प्रत्येक बाह्य कोण का मान आ जाएगा 24 डिग्री। अब हम तीसरा सवाल सरल करते हैं। ये जो दूसरा सवाल किया था उसका विपरीत है। दूसरे सवाल में तो क्या था समबाहुभुज की भुजाएं हमें दे रखी थी और प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछा था, और इस बार प्रत्येक बाह्य कोण का मान दे दिया और हमें क्या पूछ लिया गया भुजाएं पूछ ली गई है। तो
तो आप उसी सूत्र से कर सकते हो। हम जानते हैं कि समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 360 डिग्री बट्टे में एन। तो देखो यहाँ पे बाह्य कोण का मान कितना दे रखा है 24 डिग्री बराबर 360 बट्टे में एन। अब एन इधर आ जाएगा और 24 आ जाएगा इसके नीचे, तो ये हमारे पास इधर बन जाएगा एन बराबर 360 बटे 24। तो ये कितनी भुजाएं आ जाएंगी 15 भुजाएं आ जाएगी। जब आप 360 में भाग देंगे 24 का तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो इसी सूत्र से हम दो चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। अगर बाह्य कोण दे रखा है समबहुभुज का तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और भुजाओं की संख्या दे रखी है तो प्रत्येक बाह्य कोण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हमें अलग अलग सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी एक सूत्र से हम दोनों टाइप के सवाल आसानी से कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। अब हमें देखो 165 डिग्री दे रखा है अंतःकोण, तो हम जानते हैं समबहुभुज की एक विशेषता होती है कि सभी अंतःकोण और सभी बाह्य कोण और सभी भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है। अगर सभी अंतःकोण हमें जो 165 डिग्री के दे रखे हैं तो सभी बाह्य कोण भी क्या होंगे बराबर ही होंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का मान वो हमेशा कितना होता है 180। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये बाहर वाला कोण और इसी के साथ जो अंदर बनने वाला कोण ये हमेशा आरेखीय कोण युग में बनते हैं, और इन कोणों का योग हमेशा क्या होता है 180 होता है। तो अगर इसके सभी अंतःकोण समान है तो इसका जो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, इसका जो प्रत्येक बाह्य कोण है वह आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री यानी 15 डिग्री। क्योंकि इसके सभी के सभी अंतःकोण समान हैं तो बाह्य कोण क्या होंगे समान होंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये अंतःकोण और ये बाह्य कोण ये हमेशा रेखीय कोण युग में बनते हैं, तो अगर अंतःकोण दिया हुआ है तो बाह्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान देना समबहुभुज में है तो सभी अंतःकोण और सभी बाह्य कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो अब हमारे पास क्या आ चुके हैं प्रत्येक बाह्य कोण आ चुका है, और समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास सूत्र होता है प्रत्येक बाह्य कोण का वो होता है 360 बटे एन। ये सिर्फ किस में लगता है समबहुभुज में, और प्रत्येक बाह्य कोण हमें कितना दे रखा है 15 डिग्री, तो ये हमें यहाँ पे रखा 360 बटे एन। हमें तो एन का मान चाहिए तो क्या करेंगे, ये एन इधर आ जाएगा और 15 आ जाएगा इसके नीचे, तो एन बराबर 360 बट्टे में 15, तो ये आ जाएगी 24। यानी इस समबहुभुज में कितनी भुजाएं हैं 24 भुजाएं हैं। अब सवाल करते हैं 5वें का ए। क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण के माप 22 डिग्री हो। यानी हमें ये पूछा गया है कि ऐसा एक समबहुभुज संभव है क्या जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण के माप 22 डिग्री हो। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक जो बाह्य कोण है उसका जो फॉर्मूला क्या होता है 360 बटे एन होता है। अब अगर बाह्य कोण हमें दे रखा है 22 डिग्री का, और यह आ जाएगा 360 बटे एन। अब एन को इधर ले जाएंगे और 22 को लेके आएंगे नीचे, तो आ जाएगा एन बराबर 360 बटे 22।
अब हम जानते हैं कि 360 को 22 पूरा पूरा विभाजित नहीं करता है। इसका मतलब ऐसा जो समबाहुभुज है वह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि n का मान है जो पूरा पूरा नहीं आएगा, पॉइंटों में आएगा, दशमलव में आएगा, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का बहुभुज संभव नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या? तो देखो, अगर अंतःकोण 22 डिग्री है, अगर अंतःकोण कितना है 22 डिग्री है, तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो जाएगा? देखो, प्रत्येक जो इसका बाह्य कोण है वह हो जाएगा 180 माइनस 22, यानी 158 डिग्री। तो हमें निकालना है बहुभुज, तो n का मान अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण। तो ये भी इसको पूरा पूरा विभाजित नहीं कर पा रहा है, तो ये इसका मतलब यह भी संभव नहीं है, क्योंकि n का मान हमेशा क्या आएगा? पूरा पूरा आएगा, जो कि यहाँ से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 360 डिग्री है, उसको 158 है, वो पूरी तरीके से विभाजित नहीं करता है। तो इस प्रकार हमारे पास ये हमारा 5वां सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6, छठे में ए है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव हो सकता है? तो हम जानते हैं कि कम से कम हमारे पास 3 आकृतियों वाला क्या बनता है? बहुभुज बनता है, जिसको हम त्रिभुज कहते हैं। और इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180, और 180 में समबाहुभुज बनाना है। समबाहुभुज का मतलब जिसमें तीनों भुजाएं क्या है? समान है। तो इसके तीनों भुजाएं समान है, तो तीनों कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। तो हम क्या करते हैं? तीनों को x मान लेते हैं, और हम जानते हैं कि इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितना x हो गया? 3x बराबर 180। तो x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री बटे 3, यानी 60 डिग्री। और ये जो 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, जिसमें सभी तीनों भुजाएं समान होती है, उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण क्या है? संभव हो सकता है। अब छठे का जो बी पार्ट है वह पढ़ते हैं। किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? तो स्टूडेंट, जैसे इसका जो ए पार्ट में हमने किया था कि अंदर छोटे से छोटा जो कितने डिग्री का कोण संभव है? 60 डिग्री का। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि अंतःकोण जितना छोटा होगा ना, बाह्य कोण उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी समबाहुभुज में 60 डिग्री से छोटा अंतःकोण नहीं हो सकता। तो जब 60 डिग्री से ये सबसे छोटा अंतःकोण है, तो इसके साथ जो बना हुआ कोण होगा ना, बार वाला, वह क्या होगा? सबसे बड़ा बाह्य कोण होगा। और हम जानते हैं इन दोनों का योग कितना होता है अपने पास? वह होता है 180। क्यों? क्योंकि ये होते हैं दोनों रेखीय कोण युग्म। तो x का मान हमें चाहिए 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। यानी अगर अंदर वाला कोण सबसे छोटा 60 डिग्री का है, तो उसके साथ जो बना हुआ कोण होगा ना, वह सबसे बड़ा बाह्य कोण का संभव है। तो हम कह सकते हैं कि समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने डिग्री का बाह्य कोण हो सकता है? 120 डिग्री का बाह्य कोण हो सकता है। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.3। इसमें हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए।
देखो इसमें बात आई है समांतर चतुर्भुज की, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली 3.3 में हमारे पास जो समांतर चतुर्भुज का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म, या कह सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है और साथ साथ में बराबर होती है। जैसे ए बी और ये दोनों क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ए बी समांतर डी सी। समांतर को ऐसी दो खड़ी लाइनों से जो है प्रदर्शित करते हैं। ए बी समांतर हो जाएगी डी सी के और ए डी समांतर हो जाएगी किसके, बी सी के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होने के साथ साथ आपस में बराबर भी होती है। और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के, और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के। ये जो विकर्ण है ये आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, ये करते हैं आपस में समद्विभाजित करते हैं। यानी ये मान लो ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये भाग इस वाले भाग के बराबर और ये भाग इस वाले भाग के बराबर। अगर इसको हम ऐसे लिखें कि ओ ए वो बराबर हो जाएगा ओ सी के और ओ डी बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। एक चीज़ और कि समांतर चतुर्भुज में ये जो कोण बनते हैं ये आसन कोण होते हैं और आसन कोणों का योग होता है 180। जैसे ये दोनों कोण, या फिर ये ले सकते हैं ये दोनों कोण, या फिर ये दोनों कोण ले सकते हैं, और या फिर ये दोनों कोण ले सकते हैं। तो ये होते हैं आसन कोण और आसन कोणों का योग होता है 180। उसके बाद मान लो ये भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है, और ये इसका एक विकर्ण है। तो ये दोनों भुजाएं समांतर है, एक तिर्यक रेखा इसको क्या कर रही है, काट रही है। तो ये बना इधर कोण और एक बनेगा विपरीत साइड का कोण। ये दोनों होते हैं अंतः एकांतर कोण बोलते हैं, और अंतः एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कब, जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने कोण ये एकांतर कोण होते हैं, जो आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो हमेशा ध्यान रखना एकांतर कोण बनने के लिए रेखाओं का समांतर होना बहुत ही जरूरी है। तो ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है, तो इसको देख के हमें बताना है कि ए डी है जो बराबर होगा किसके। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए डी है, एक भुजा है, तो ए डी अपनी सम्मुख भुजा के बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं हमने पढ़ी थी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होने के साथ साथ में बराबर होती है। तो ए डी किसके बराबर आ जाएगी, बी सी के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए डी बराबर बी सी। फिर बात करते हैं कोण डी सी बी। तो डी सी और बी, अब देखो डी सी बी में कौन सा कोण आ रहा है, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है मेन कोण ये होता है, यानी इस बिंदु पर शीर्ष पर कोण बना हुआ है। तो डी सी बी में ये, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके सम्मुख कोण इसके बराबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी ए बी। देखो मेन क्या होता है, जो इसमें बीच में पॉइंट होता है ना कोण, उसी पर जो है माना जाता है। फिर बात करते हैं ओ सी। तो ओ सी ये रहा, तो ये इधर वाला भाग इसके इधर वाले भाग के क्या होगा, बराबर, क्योंकि ए सी और बी डी विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ओ सी बराबर हो जाएगा किसके, ओ ए के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओ ए। फिर डी ए बी, तो डी ए बी प्लस सी डी ए बी एक तो ये और सी डी ए ये, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये हो जाएंगे अपने आसन कोण। अब देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के जैसे कि हम विशेषताएं जानते हैं कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो देखो ये है कोण बी और ये है कोण डी। तो हम लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर किसके हो जाएगा, कोण डी के। ये हमने शीर्षों के नाम लिखे हैं, ये जो शीर्ष है बी और ये शीर्ष है डी। और पहले हमें बता चुका है कि ये समांतर चतुर्भुज है।
तो इसमें हम सारे के सारे समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण हैं वह लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो b की वैल्यू कितनी है, देखो इधर b है 100 और y कितना है, ये d कितना है y, तो हम कह सकते हैं y का मान भी कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर z। क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब समांतर चतुर्भुज में ये जो कोण होते हैं वो आसन कोण होते हैं, चाहे ये ले लो चाहे ये दोनों ले सकते हैं, इनको ले सकते हैं या इनको ले सकते हैं। इनका योग होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि z प्लस 100 बराबर 180 डिग्री, और ये हो गए अपने आसन कोण। इससे z का मान आ जाएगा z बराबर 180 डिग्री माइनस 100 बराबर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। अब z और x दोनों क्या है, बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इधर कि x बराबर z, और ये दोनों कितने के आ जाएंगे, 80 डिग्री के आ जाएंगे। इस प्रकार x और z की वैल्यू तो कितनी आ गई, 80 आ गई है, और हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री हो जाएगी। अब देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। ये भी हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, और इसमें आप चाहो तो नामकरण कर सकते हो, इधर P है, ये Q है, और ये R है, और ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। अब देखो इसमें ये बाहर वाला कोण Z हमें ज्ञात करना है, ये Y है और ये है X। तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो सबसे पहले इसके क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो ये और ये अंदर वाला कोण अब हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके ये इस अंदर वाले कोण को हम W मान लेते हैं। तो ये कोण और इसके अंदर वाला कोण क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि W बराबर 50 डिग्री, क्योंकि ये है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। इसी प्रकार x और y दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब अगर x या y में से किसी एक की वैल्यू आ जाएगी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखो w क्या आ चुका है, 50 आ चुका है, और हमें x की वैल्यू चाहिए जिससे z की भी आ जाएगी और y की भी आ जाएगी। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कोण x प्लस कोण ये इधर अंदर वाला w, ये दोनों हो गए आसन कोण, और इनका योग होता है 180 डिग्री। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, जबकि w की वैल्यू हमने निकाल ली है कितना डिग्री, 50 डिग्री, और इनका योग हमें दे रखा है 180 डिग्री। इससे x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 50, यानी 130 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास x बराबर आ गया है 130 डिग्री। तो x और y दोनों क्या है, बराबर, तो लिख सकते हैं x बराबर y बराबर 130 डिग्री, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर। अब ये रह गया z। तो देखो ये हमारे पास अंदर बन रहा है, ये बाहर बन रहा है, तो ये कौन होंगे, कौन से, ये हो गए हमारे पास रेखीय कोण युग्म। तो हम कह सकते हैं कि w प्लस z, इनका योग आएगा 180 डिग्री। ये जो अपने पास कौन से कोण हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रेखीय कोण युग्म। इनका कारण आप है जो लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि पता चल जाए कि ये किस प्रकार से इनका योग 180 हुआ है। W अंदर की तरफ और ये बाहर, एक ही बिंदु पर बनने वाले जो दो कोणों का युग्म है उसको कहते हैं रेखीय कोण युग्म। उनका योग क्या होता है, 180 होता है। अब W का मान हमें दे रखा है कितना, 50, और Z का मान हमें पता नहीं है, और बराबर में क्या रख देंगे, 180 डिग्री। तो Z बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50, यानी 130 आ जाएगा। इस प्रकार x बराबर 130 डिग्री और y बराबर भी 130 डिग्री आ जाएगा, और z बराबर आ जाएगा 130 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज के अगर हमें सारे गुण पता होंगे तो हम ये कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
अब ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें हम इसको नामकरण कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। और ये विकर्ण जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो कौन सा बिंदु है। तो इसमें हमें कौन कौन से कोण ज्ञात करने हैं, एक तो एक्स और एक वाई और एक जेड। तो सबसे पहले देखो, ये एक इसका विकर्ण है ए सी और एक ये है बी डी। ये जहाँ काट रहे हैं ना, कोई भी रेखा ऐसे दो रेखाएं काट रही है, तो एक तो ये कोण और एक ये कोण, ये बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। ही हमने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है। तो ये और ये विकर्ण क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इधर बनने वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और हम लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब बात करते हैं, देखो ये और ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। एक तो ये रेखा और एक ये रेखा। हम बात करते हैं ए बी और डी सी की। अब इसको देखो, ये एक विकर्ण काट रहा है इसे। तो मैंने आपको समझाया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये इधर बनने वाला, इनके विपरीत, इस तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ बनने वाले कोण है ना, वो एकांतर कोण होते हैं, जो आपस में बराबर होते हैं। तो ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है। और ये एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो वाई और जेड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिख सकते हैं कि वाई बराबर जेड। कारण लिखेंगे इसका कि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। तो अब अगर वाई और जेड में से एक का मान पता कर लेंगे, तो दोनों आपस में बराबर है ही है, दोनों के मान आ जाएंगे। अब देखो, इधर इसमें त्रिभुज हम बात करते हैं डी ओ सी की। इसमें x का मान 90 आ चुका है, और किसी त्रिभुज में दो कोण आ गए हमारे पास, ये 90 और ये 30। तो तीसरा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं त्रिभुज डी ओ सी में। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं, इनका योग होगा 180। तो x प्लस वाई प्लस 30 बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। जिनका मान पता है रख देते हैं। x का मान हमारे पास 90 आ गया, प्लस y की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस में क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, और बराबर में 180 डिग्री। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, 90 और 30 ऐड कर देंगे, 120 आ जाएगा। और इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो वो 120 आ जाएगा, किसमें, माइनस में। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। अब y और z आपस में क्या है, बराबर है। तो हम इधर लिख सकते हैं कि y बराबर z बराबर 60 डिग्री। x की वैल्यू पहले ही 90 आ चुकी है, और y की वैल्यू जो है 60 डिग्री, और z की वैल्यू भी 60 डिग्री आ चुकी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके स्टार आप लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये एक और हमारे पास समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो इसका हम नामकरण कर लेंगे। ऐसा का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो, ये y और ये 80, यानी कोण D और कोण B आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप पहले लिख सकते हैं, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो कोण D बराबर हो जाएगा किसके, कोण B के। तो इस हिसाब से कोण D का मान कितना है, y, जो किसके बराबर हो जाएगा, 80 डिग्री के। तो एक कोण हमारे पास आ चुका है। अब देखो, x और ये दोनों आसन कोण हो गए, और इनका जो योग है वो आएगा 180। तो हम लिख सकते हैं कोण x प्लस कोण 80 डिग्री, इनका जो योग है वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और कारण में हम क्या लिख देंगे कि ये है आसन कोण। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 180 डिग्री, माइनस ये 80 इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा। तो 180 में से 80 माइनस किया तो 100 डिग्री आ गया हमारे पास।
एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए जेड। तो देखो इस जेड के साथ जो अंदर कोण बन रहा है ना, इसको हम मान लेते हैं डब्लू। तो एक्स और डब्लू सम्मुख कोण है, तो एक्स और डब्लू क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। एक्स है 100 डिग्री का, तो डब्लू भी कितने का हो जाएगा, 100 डिग्री का। कारण क्या है, ये है दोनों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब ये दोनों कोण सी बिंदु पर बन रहे हैं, तो ये हो गए अपने पास रेखीय कोणीय युग्म, और इनका जो योग है वो हो जाएगा 180। तो हम लिख सकते हैं कि डब्लू प्लस जेड बराबर 180। ये इसका कारण है रेखीय के कोणीय युग्म। तो अब इन दोनों का योग 180 हो रहा है, और डब्लू का मान हमारे पास कितना आ चुका है, 100 डिग्री। तो ये 100 डिग्री प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा, 180। तो यहाँ से हम जेड की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। 100 प्लस में पक्षांतरण करते किस में आ जाएगा, माइनस में। तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ चुकी है। तो एक्स की वैल्यू 100 डिग्री और वाई की वैल्यू 80 डिग्री और जेड की वैल्यू भी कितनी है, 80 डिग्री है। तो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज के हमने सभी कोण ज्ञात कर लिए हैं। अब इसी का ये 5वां सवाल देखते हैं। ये भी हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसमें क्या हो गया, इस बार हमें एक विकर्ण दिया गया है, तो इसका भी थोड़ा हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो चीज़ हम आसानी से ज्ञात करते हैं उनको ज्ञात करते हैं। तो कोण डी और कोण बी ये एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, तो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें समांतर चतुर्भुज के सभी कोण हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कोण जो डी है वह कोण बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या है, इधर वाई, और बी है कितने का, 112 डिग्री का। तो वाई की वैल्यू आ गई 112 डिग्री। अब ये कोण ए और कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी, ये दोनों आसन कोण बन गए। समांतर चतुर्भुज में ये दोनों क्या बन गए, आसन कोण। देखो ए में ये दो कोण बन रहे हैं, तो इनको हम दोनों को गिनेंगे। तो कोण ए प्लस कोण बी, इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और कारण लिखेंगे हम इसका आसन कोण। ए पर दो कोण बन रहे हैं, तो ए की जगह हम लिख देंगे 40 डिग्री प्लस जेड, और बी पर क्या लिखेंगे, 112 डिग्री बराबर में क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए जेड की वैल्यू, तो जेड को इधर रखेंगे और 112 को और 40 को जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 152 डिग्री। इससे जेड की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, यानी जेड बराबर आ जाएगा 28 डिग्री। अब देखो जेड की वैल्यू आ गई है और वाई की वैल्यू आ गई। अब चाहिए एक्स की। तो देखो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। एक तो ये और एक ये डी सी है और ये है अपने पास ए बी, और ये विकर्ण इधर काट रहा है इसको ऐसे। तो ये कोण और ये कोण क्या बनेंगे, एकांतर कोण। ये कोण है एक्स और ये कोण है जेड। तो हम लिख सकते हैं एक्स बराबर जेड, दोनों बराबर है, और जेड की वैल्यू 28 है, तो एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 28 से हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने तीनों इसके कोण ज्ञात कर लिए हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी डी।
देखो ये अनुपात दे रखा है, तो कभी भी अनुपात आता है तो उसके साथ में आप कुछ चर राशि मान लीजिए। तो ये मान लो ये हमारे पास आसन कोण है, तो इसको मान लिया मैंने 3x और ये हो गया हमारे पास 2x। अब ये 3x है तो ये भी कितना हो जाएगा 3x, ये 2x है तो ये भी कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब आसन कोण दे रखे हैं हमें, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे माना प्रथम आसन कोण वो हो जाएगा अपने पास 3x, और दूसरा जो कोण है वो मान लेंगे हम 2x। अब हम जानते हैं कि आसन कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, तो 3x प्लस 2x है जो किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये क्या है समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है। 3x और 2x कितना होता है 5x, तो 5x बराबर क्या आ गया 180 डिग्री, तो इससे x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री बटे 5, 5 दिए 15 और 5 के 30। अब ये तो हमारे पास किसका माना है, x का माना है, जबकि हमने प्रथम कोण क्या माना था, प्रथम आसन कोण वो हमने माना था 3x, तो 3 गुणा 36, तो ये आ जाएगा हमारे पास 108 डिग्री। और दूसरा कोण ये हमने माना था 2x, तो 2 गुणा 36 यानी 72 डिग्री। अब ये कोण आ गया हमारे पास, जो ये है 3x वाला, इसका मान कितना है 108 और ये है 72, तो ये 108 का है, तो हमारे पास चारों कोण कौन से आ गए, देखो 108 72, दो कोण तो ये इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा 108 का हो जाएगा, और 72 वाले का सामने वाला भी क्या हो जाएगा 72 का हो जाएगा। तो ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज के चारों कोण आ चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। जैसा कि अभी हमने पिछले सवाल में किया था कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण बराबर है, तो ये मान लिया x है, तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों के माप बराबर दे रखे और पूछा हमें सभी कोण। तो देखो ये कोण x है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x। ये दो आसन कोण बराबर दे रखे थे, तो हमने ये मान लिया ये x का है तो ये भी x है, तो सम्मुख कोण भी आपस में बराबर, यानी चारों कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो आसन कोणों का योग देखो क्या होता है 180 होता है, तो x प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये होते हैं अपने पास आसन कोण। तो 2x बराबर क्या आ गया 180, और x बराबर आ गया 180 बटे 2 यानी 90 डिग्री। अब चारों कोण x ही है, तो सभी कोण कितने कितने के आ जाएंगे 90-90 डिग्री के आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि सभी कोण है वो कितने कितने डिग्री के हैं 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। अब हम इसमें हमें 7वें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है, HOPE एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें x, y तथा z कोणों की माप हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना होगा कि ये कोण दे रखा है इधर 40 का और ये इधर वाला है z का। अब समांतर चतुर्भुज में जितने भी गुण होते हैं कोणों से संबंधित वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्योंकि HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम इसके सारे गुण इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो इसके अंदर वाला कोण हमें पता नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं W मान लेते हैं।
तो यहाँ से ये जो x और w है सम्मुख कोण है, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर w, ये हो जाएंगे हमारे पास सम्मुख कोण। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिंदु O पर ये दो कोण बन रहे हैं, जो कौन से होते हैं, रेखीय कोण युग्म, और इनका योग कितना होगा 180। तो हम लिख सकते हैं कि W प्लस 70 डिग्री बराबर 180, क्योंकि ये होते हैं रेखीय कोण युग्म और इनका योग होता है 180। तो कारण हम लिख देंगे रेखीय के कोण युग्म। तो यहाँ से W का जो है मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70, यानी 110 डिग्री। अब देखो ये कोण और ये कोण, अंदर वाला W की बात कर रहे हैं, जैसे ये दो कोण, ये होते हैं आसन कोण और इनका योग होता है 180। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोण H है ये, क्योंकि इस H पर देखो ये पूरा कोण, दो कोण बन रहे हैं, कोण H प्लस ये अंदर वाला W, इनका योग भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये होते हैं अपने पास आसन कोण समांतर चतुर्भुज में, और आसन कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। अब देखो H बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं, 40 प्लस दूसरा कौन सा बन रहा है Z प्लस W, और ये W का मान हमारे पास आ गया 110 डिग्री, और तीनों का योग कितना है 180 डिग्री। तो अब क्या करेंगे कि इसमें Z का हमें अगर मान निकालना है तो Z को हम एज इट इज रख देंगे 140, ये सॉरी 40 और 110 हो गए 150। इस 150 को पक्षांतरण करेंगे 180 की तरफ तो ये माइनस में बदल जाएगा, और 180 में से जब 150 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई है, एक तो आ गई Z की वैल्यू, तो ये Z बराबर आ गया 30 डिग्री, और X की वैल्यू जो हमारे पास W की वैल्यू 110 आई है, तो X भी कितना हो जाएगा 110 का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं X बराबर W बराबर 110 डिग्री। तो X की वैल्यू आ गई और Z की वैल्यू आ गई। अब देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं ऐसे, एक तो ये और एक ये, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, यानी ये काट रही है, तो इसके इधर तो कौन बन रहा है अपना Y और इधर बन रहा है Z। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। ये कोण होते हैं अपने एकांतर कोण होते हैं, और एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर। एकांतर कोण कब बनेंगे, जब देखो ये दोनों समांतर रेखाएं होती है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, इस तिर्यक रेखा के विपरीत और बने कोण बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि Y बराबर Z, क्यों, ये है अपने एकांतरी कोण। तो अब Y और Z दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो Z की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 30 डिग्री, तो यहाँ से Y का मान भी क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार जो X है वह आ गया अपना 110 डिग्री, Y आ गया 30 डिग्री, और Z भी आ गया है 30 डिग्री। तो ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज के सभी अज्ञात कोण आ चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक सारे क्वेश्चंस में जो हमें ज्ञात करने थे वो कोण ज्ञात करने थे। अब भुजाओं और विकर्णों से संबंधित कुछ समांतर चतुर्भुज के सवाल आने वाले हैं। तो इस 8वें क्वेश्चंस में गंश और रंश दो समांतर चतुर्भुज हमें दिए गए हैं, और इसमें x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो ये हमारे पास G, U, N और ये S, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज में अब देखो कोण तो हमें ज्ञात करने हैं नहीं, हमें इसमें ज्ञात करनी है भुजाएं, और x और y का मान ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती है बराबर, यानी GU ये बराबर हो जाएगा किसके, SN के,
क्यों? क्योंकि ये है सम्मुख भुजाएं, किसकी? समांतर चतुर्भुज की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सम्मुख भुजाएं। जी यू की वैल्यू है 3y माइनस 1 और बराबर किसके है? 26 के। हमें तो इसमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस का 1 है, इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये बदल जाएगा किस में? प्लस में। तो 3y बराबर आ जाएगा 26 प्लस 1, तो 3y बराबर आ जाएगा 27 और y बराबर आ जाएगा 27/3 यानी 9। अब इस प्रकार हम साथ में क्या ज्ञात कर सकते हैं? x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ये भुजाएं आपस में बराबर थी उसी प्रकार ये भी भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं ये कौन सी भुजाएं हैं? GS बराबर है किसके? ये GS U1 के बराबर है, क्योंकि ये भी क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं, किसकी? समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो GS की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? वो दे रखी है हमें 3x और U1 दे रखा है कितना? 18। और ये सभी की सभी है ना सेंटीमीटर में है, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 9 सेंटीमीटर। तो x बराबर आ जाएगा 18/3, क्योंकि गुणा में है 3, इधर के कहाँ जाएगा? भाग में, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। बड़े ही आसान से क्वेश्चन है और ये अक्सर जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस से कर लीजिएगा। इसी प्रकार इसी का जो दूसरा भाग है वह देखते हैं। इसमें इस बार हमें जो विकर्णों से संबंधित पूछा गया है। ये एक RUNS क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें विकर्ण है RN और US, जो बिंदु O, ये बिंदु O पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वह परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि OU बराबर किसके हो जाएगा? OS के। क्यों? विकर्ण परस्पर क्या करेंगे? समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट रहे, यानी ये भाग इधर वाला इस वाले के बराबर हो जाएगा और ये भाग इसके बराबर हो जाएगा। तो OU देखो, OU कितने हैं? y+7, तो ये आ गया y+7 बराबर हो जाएगा किसके? ये 20 के। तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 7 यानी 13। इसी प्रकार ये भाग भी दोनों बराबर होंगे, कौन कौन से? तो हम लिख देंगे इसी प्रकार जो अपना ON है वह बराबर हो जाएगा किसके? OR के। ON OR के बराबर हो जाएगा। ON किसकी वैल्यू है? यानी ON की वैल्यू क्या है? x + y बराबर OR कितना है? 16। तो x की वैल्यू हमारे पास नहीं आई और y की वैल्यू पहले आ चुकी है कितनी? 13। बराबर में क्या आ जाएगा? 16। तो अब क्या करेंगे? x की वैल्यू चाहिए तो इस 13 को पक्षांतरण करेंगे तो 16 माइनस 13 यानी कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये हमारे पास जो सवाल था इसमें समांतर चतुर्भुज की भुजाओं और विकर्णों पे सवाल पूछा गया था। अब पढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन। आकृति में रिस्क और क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखो RIS के, तो एक समांतर चतुर्भुज ये बनाया गया है इधर। दूसरा क्लू तो C, ये L, C देखो इधर से ये CL और ये U, एक समांतर चतुर्भुज तो ये है। और दूसरा है रिस्क RIS के। तो इसमें ये जो हमें x है इसका मान ज्ञात करना है। बड़ा ही दिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखते जाइए कितने आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। अब ये x ज्ञात करना है, तो ये जो दिए गए कोण है ना, पहले इनका इस्तेमाल करते हैं कि ये 120 है
तो ये कोण हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आर आई और ये एस और के, ये एक समांतर चतुर्भुज बनता है। तो जितना आर होगा उतना ही क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला कोण हो जाएगा, और जितना एल होगा तो उसका समूह कोण क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा। इस क्लू वाले समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो देखो ये समांतर चतुर्भुज अपना ये बनता है एक, तो इसका समूह कोण ये हो गया अंदर वाला। तो हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं ताकि इनको सरल करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इधर वाला तो हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो सबसे पहले ये कोण ज्ञात करते हैं हम। तो चूंकि डिस्क व क्लू दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें समांतर चतुर्भुज के सारे प्रॉपर्टीज ज्ञात कर सकते हैं, यानी लगा सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों आसन कोण हो गए, इनका योग क्या हो जाएगा 180। तो हम लिख सकते हैं कोण के प्लस कोण आर बराबर 180। तो यहाँ पे कोण के की वैल्यू 120 डिग्री दे रखी है और कोण आर है, इसका मान हमें निकालना है। दोनों का योग दे रखा है 180 डिग्री। इससे कोण आर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120, क्योंकि 120 प्लस का इधर लाते ही माइनस में आ जाएगा, तो ये मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब ये अगर 60 डिग्री का है तो जस्ट इसके सामने वाला कोण यानी समूह कोण जो ये वाई है, ये वाई हमने माना है क्योंकि ये इसी का भाग है। देखो आर आई और ये एस और के, इधर अगर इसका हम बनाते हैं तो ये रिस्क कैसे बनता देखो, और इसको हमने वाई कोण बांध रखा है। तो ये जो 60 और ये वाई दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, तो हम लिख सकते हैं कि वाई बराबर 60 डिग्री, ये हो जाएंगे इसके सम्मुख कोण। इसी प्रकार इसमें देखो ये एल और ये इधर वाला कोण, इसको हमने क्या मान रखा है जेड, तो हम कह सकते हैं जेड बराबर है वह कितने का आ जाएगा, इसका 70 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये भी क्या हो गए सम्मुख कोण हो जाएंगे। और समांतर चतुर्भुज है दोनों, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। अब ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर। तो हमारे पास जो एक त्रिभुज बनता है, त्रिभुज ई ओ एस में, इसमें हमारे पास दो कोण आ गए, एक तो वाई और एक जेड। अब क्या होगा, इसमें सिर्फ एक कोण जो एक्स है वह हमें पता नहीं, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कौन से त्रिभुज में, ई ओ और एस में। ये एक त्रिभुज बन रहा है, तीनों अंत कोणों का एक हम जानते हैं क्या होता है 180 डिग्री होता है। एक्स का मान हमें निकालना है, वाई का आ चुका है कितना डिग्री 60 डिग्री, जेड का 70 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। 60 और 70 होता है 130, बराबर में क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर 180 डिग्री, ये प्लस का है पंक्षांतरण करते इधर किस में आ जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा 50 डिग्री। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है जो आपको मैंने बताया है। आई होप ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा।